हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर फिलॉसफी और एजुकेशन क्या क्या होता है, मतलब कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा आखिर में है क्या। और आज हम जानेंगे कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दैट इज शिक्षा का दर्शन शास्त्र आखिर में है क्या। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इस वीडियो के कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज की वीडियो के उद्देश्य क्या है। तो पहला चीज ये है कि आज हम जानेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, डिफरेंट शाखाएं क्या क्या है फिलॉसफी की, क्या रिश्ता है फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में। हम ये समझेंगे कि इन सब फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं इसका आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या नीड है। फिर हम जानेंगे कि इफेक्ट्स क्या है एजुकेशन के फिलॉसफी पर और फिलॉसफी के एजुकेशन के ऊपर। फिर हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझेंगे और उसके फंक्शंस, नीड, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है आजकल के क्लासरूम सिस्टम में, उसको जानेंगे। तो ब्रांचेस देख लेते हैं एक बार कि फिलॉसफी की क्या क्या है ब्रांचेस। अगर स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो इसमें बात आती है कि हम क्या पढ़ेंगे फिलॉसफी के अंदर। तो उसमें कुछ आता है कि हम फिलॉसफी के अंदर मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं। फिर मेटाफिजिक्स मतलब तत्व विज्ञान। फिर हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञानवाद। फिर एक्सियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम एंड एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मतलब मूल्य मीमांसा की एक्सियोलॉजी क्या है और एथिक्स क्या है। अब मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व विज्ञान के अंदर हम सवालों के जवाब को ढूंढते हैं, चीजों के पीछे के होने के कारण को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमारे सवाल यूनिवर्स या ब्रह्मांड से जुड़े हो सकते हैं, दुनिया से जुड़े हो सकते हैं, हमारी आसपास जो चीजें हो रही हैं उनसे जुड़े हो सकते हैं, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है इनसे जुड़े हो सकते हैं, वक्त या टाइम से जुड़े हो सकते हैं। तो इन सवालों के जवाबों को ढूंढना या फिर चीजों के पीछे के कारण को ढूंढना हम मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे सवाल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि दुनिया क्यों बनी, किस लिए बनी, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, टाइम क्यों ऐसे चलता रहता है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है। तो ये सवालों के जवाबों को ढूंढना हम मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक की। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में हम ज्ञानवाद के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानवाद के वर्ड से ही मतलब आपको समझ आएगा कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉलेज या ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान क्या है और किन तरीकों से हमें ज्ञान मिल सकता है या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एपिस्टेमोलॉजी वर्ड का भी अगर हम मतलब निकाले तो एपिस्टीम जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब ही है मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, की नॉलेज के बारे में जानना और समझने को हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हमें नॉलेज किस तरीके से मिल सकती है, वो हमारे कुछ पूर्व अनुभव से मिल सकती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे उनसे मिल सकती है। रीजनिंग, हम जब चीजों के पीछे के कारणों को ढूंढेंगे उससे हमें नॉलेज या ज्ञान प्राप्त होता है। इंट्यूशन जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं एक तरीके से, उसके तरीके से भी हमें ज्ञान मिलता है। और ये सारी चीजें जो है हमारी क्लासरूम में हमें ये बताने में हेल्प करती हैं कि क्या चीजें हमें बच्चों को पढ़ानी है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ानी है। तो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नॉलेज या फिर ज्ञान है क्या और किन तरीकों से वो हमें मिल सकता है या प्राप्त हो सकता है। लास्ट हमारी ब्रांच जो फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की है वो है एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स, दैट इज मूल्य मीमांसा। अब एक्सियोलॉजी के अंदर हम या मूल्य मीमांसा के अंदर हम प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जो हमारे सिद्धांत हैं उनको पढ़ते हैं कि ये सिद्धांत कैसे बने, क्यों बने, क्या देख के बने। अब जो एक्सियोलॉजी है या मूल्य मीमांसा है ये दो चीजों से बना है, हमारे एथिक्स से, जो हमारे आचार विचार है, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ जीते हैं, कंडक्ट करते हैं, और एस्थेटिक्स से। एस्थेटिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब सुंदरता को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी के कुछ वैल्यूज या सिद्धांत बनाते हैं। तो एक्सियोलॉजी के अंदर हम दुनिया की सुंदरता को भी देखेंगे और फिर वो भी पढ़ेंगे कि किन बेसिस पे, किसके बेसिस पे हमारे प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बनते हैं और क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं।
इन सारी चीजों को हम एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन की। अब हमने ब्रांचेस की बात करी, मेटाफिजिक्स की बात करी, तत्व विज्ञान की बात करी, हमने ज्ञानवाद दैट इज एपिस्टेमोलॉजी की बात करी, एक्सियोलॉजी दैट इज मूल्य मीमांसा की बात करी। तो अब ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, कैसे उसमें फर्क लेकर आ रही हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। अब मेटाफिजिक्स और एजुकेशन के बीच में क्या रिश्ता है? जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, जब हम यूनिवर्स को समझेंगे, जब हम ह्यूमन रियलिटी को देखेंगे कि हमारी असलियत में सच्चाई क्या है, उसको समझेंगे, उसके लिए एक नजरिया बनाएंगे, तो हमारे ह्यूमन लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, जिंदगी के कुछ उद्देश्य बनते हैं उनसे, और इन उद्देश्यों को पूरा करने का काम जो करता है वो एजुकेशन करता है। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स और एजुकेशन के बीच में रिलेशन अगर हम देखा जाए तो कुछ ऐसा है कि मेटाफिजिक्स हमें ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करती है, हमें उद्देश्य देती है, और एजुकेशन उन्हें पूरा करने में हेल्प करती है। अब एजुकेशन के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो गए कि हमें बच्चों को सिखाना, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ये चीजें हमें बच्चों को सिखानी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे आए? जब हमने दुनिया को समझा, जब हमने एक नजरिया बनाया दुनिया के बारे में। तो मेटाफिजिक्स हमें ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करेगा, उद्देश्य प्रोवाइड करेगा, और एजुकेशन उन्हें पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। फिर बात आती है एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन की, कि ज्ञानवाद किस तरीके से एजुकेशन में फर्क लेकर आएगा। तो ज्ञानवाद, जब हम नॉलेज को समझेंगे, जब हम ज्ञान को समझेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हम ज्ञान को कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे को ये पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है आगे के बच्चों को, किस तरीके से हमें उनका सिलेबस ऐसे बनाना है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करें और उद्देश्यों को पूरा करें, और किस तरीके से पढ़ाई जाए ये चीजें, जिससे कि उनको सबसे अच्छी तरीके से बच्चों को ये चीजें समझ आए। तो हमें एपिस्टेमोलॉजी में ये देखते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली हमें एजुकेशन के अंदर सिलेबस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से क्या हमें बच्चों को पढ़ाना है, और किस तरीके से पढ़ाना है, और कैसे पढ़ा सकते हैं हम किसी चीज को। अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ाने का बेस्ट एग्जाम्पल होगा एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल करवा के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, तभी उनको समझ आएगा कि अच्छा इसका प्रूफ इस तरीके से आया, इसका सबूत इस तरीके से आया, तभी हम साइंस को पढ़ा सकते हैं। सोशल स्टडीज को पढ़ाने का तरीका एक अलग होगा। तो किस तरीके से हमें उस ज्ञान को लेना है अपनी जिंदगी में, ये हमें एपिस्टेमोलॉजी बताता है। फिर एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स हमने बात करी थी कि एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स दैट इज मूल्य मीमांसा की बेसिक चीज ये है कि वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जिए, क्या सिद्धांत सही है, क्या सिद्धांत गलत है, क्या वैल्यूज सही है, क्या वैल्यूज, इस सब चीजों को हम समझें, और तभी तो हम अपने उद्देश्य बनाएंगे। जब तक हम वैल्यूज नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, सिद्धांत नहीं होंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य कैसे बनाएंगे एजुकेशन के। तो एजुकेशन के लिए वैल्यूज होना, सिद्धांत होना, प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हमें पता चलता है कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हमारा बनेगा और क्या क्या हमें उसमें और ऐड करना है। अब ये देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन क्या है, कि फिलोसफी किस तरीके से एजुकेशन में प्रभाव लेकर आती है, प्रभावित करती है एजुकेशन को। तो फिलोसफी हमारा चीजों को देखने का नजरिया है। तो फिलोसफी क्या करती है एजुकेशन के लिए, कि वो बताएगी हमें कि एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन है क्या असलियत में, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उसमें सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और कैसे इन सब्जेक्ट्स को हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फिर स्कूल्स में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या टीचर्स की ड्यूटीज है, क्या स्टूडेंट की ड्यूटीज है, क्या स्कूल की ड्यूटीज है, कि हम एक बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे सके कि जो पूर्ण तरीके से विकास करे बच्चों का। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? फिलोसफी बताती है। चीजों को देखने का नजरिया बताता है। और फिलोसफी जो है, जिस तरीके से हमारा चीजों को देखने का नजरिया चेंज होता रहेगा, वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आता रहेगा। तो फिलोसफी कीप्स एजुकेशन डायनामिक, मतलब एजुकेशन सिस्टम फिलोसफी पे, हमारे चीजों के नजरिए पे बदलती रहेगी। जैसे जैसे हमारे चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, वैसे वैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आएगा। आप पहले की बात ले लीजिए कि पहले के टाइम पे हम साइंस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ते थे। ह्यूमैनिटीज में हम सिर्फ
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। बट अब जब हमारी सोसाइटी की नीड्स बदली, जब हमने देखा कि इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा नीडेड है, तो हमारा एक फिलॉसफी में, हमारी चीज़ों के देखने के नज़रिए में चेंज आया और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेकर आया है हमारा NPE 2020, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, जिसके अंदर हमने ये बोला है कि अगर बच्चे को फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, अगर वो बायो के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, हिस्ट्री के साथ अगर उसको फिजिक्स लेनी है तो वो पढ़ सकता है। तो जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके साथ वो पढ़े। तो ये चेंज क्यों आया? क्योंकि हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला। तो वही फिलॉसफी ऑन एजुकेशन का इफेक्ट है कि कैसे फिलॉसफी एजुकेशन को इफेक्ट करती है, वो इस तरीके से करती है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन भी अब फिलॉसफी पे प्रभाव डालती है। जब हमें पता होगा चीज़ों के बारे में तभी तो हम उसको देखने का नज़रिया बनाएंगे। जब हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे किसी चीज़ के बारे में नज़रिया बना सकते हैं, कैसे किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो एजुकेशन का काम यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन हमें बताती है कि किस तरीके से हमें सोचना है, कहाँ हमें सोचना है। अगर किसी ने मनोविज्ञान के बारे में सोचा कि मनोविज्ञान क्या है कि हम बिहेवियर को पढ़ते हैं, व्यवहार को पढ़ रहे हैं, तो वो किसी की सोच ही तो थी। वो सोच तब आई जब उन्होंने देखी चीजें, जब उन्होंने चीजों को पढ़ा। तो जब हम पढ़ेंगे, जब हम किसी चीज को सीखेंगे, तभी हम उसके बारे में अपना एक सोच बना सकते हैं। एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी अलाइव। जब तक एजुकेशन रहेगा तब तक हमारी फिलॉसफी भी, हमारी चीजों को देखने का नजरिया भी बनता रहेगा। और एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जो हम पढ़ते हैं फिलॉसफी के अंदर, जो हम सोच रहे हैं, उसको एक्ट आउट करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमने ये सोच लिया, हमारी फिलॉसफी ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना, तो भेदभाव नहीं करना ये हम बच्चों को तब सिखाएंगे जब हम एजुकेशन में इस चीज को डालेंगे, मॉरल वैल्यूज के अंदर सिद्धांत बनाएंगे एजुकेशन के अंदर कि हमें भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। जब हम बच्चों को उसका कारण बताएंगे, तो एजुकेशन जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारी फिलॉसफी का। फिर आ जाता है कि एजुकेशन जो है हमें नई प्रॉब्लम्स फिलॉसफी जो है हमें नई प्रॉब्लम्स बताएंगी, और ये नई प्रॉब्लम्स हमें तभी पता चलेंगी जब हम चीज़ों को देखकर समझ पाएंगे। और एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज होता रहेगा वैसे वैसे लोगों की सोच भी चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन भी चेंज करता है फिलॉसफी को, और फिलॉसफी पे भी एजुकेशन की वजह से भी एजुकेशन चेंज होती है। अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन शास्त्र आखिर है क्या? तो हमने फिलॉसफी पढ़ा, हमने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, हमने दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। तो हम इससे ये चीज देख सकते हैं कि फिलॉसफी हमें शिक्षा के ये बताता है कि एजुकेशन क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ाना चाहिए और क्यों हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और क्या सिद्धांत है एजुकेशन में जो हमें बच्चों को आगे सिखाना है। तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं कि वो ब्रांच है फिलॉसफी की जहाँ पे हम एजुकेशन को समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, क्यों हम उन सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से हम इन सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सब हमें बताता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब देखते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसी से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं कि ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दो चीजों से बनी है। फिलॉसफी चीजों को देखने के नजरिए से, और पेडागोगी वे ऑफ टीचिंग से कि कैसे क्या चीज हमें पढ़ानी है, क्या एजुकेशन है, दैट इज द फिलॉसफी। हमारे लिए एजुकेशन क्या है वो हमारी फिलॉसफी हुई, और किस तरीके से हमें वो चीजें पढ़ानी है वो हमारी पेडागोजी हुई, मतलब वे ऑफ टीचिंग। और फिलॉसफी से हमारी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बनी है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि ये कनेक्टेड है डिफरेंट चीजों से, एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। जैसे कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो है एजुकेशन को अफेक्ट करता है, वही चीज फिर एजुकेशन हमारे समाज को अफेक्ट करेगी। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स से जुड़ी हुई है। सोशल फिलॉसफी भी आ जाएगी इसमें,
पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आ सकती है इसमें, कि पॉलिटिक्स हमारा डिसाइड करेगी कि हमारा किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हमारे साइंस डिसाइड करेगी कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर फिलॉसफी जो है लॉजिकल डिसिप्लिन है, लॉजिकल डिसिप्लिन है और एम्पेरिकल साइंस नहीं है। यहाँ पे एम्पेरिकल साइंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज का ठोस सबूत होना। जरूरी नहीं कि हमारे किसी चीज को देखने के नजरिए का ठोस सबूत हो। अगर मेरे लिए एजुकेशन ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इसका कारण ये है कि सब लोग इक्वल हैं, पर कोई इसका ठोस सबूत नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत अगर किसी चीज का है, तो जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में 8 प्लैनेट्स हैं, तो वो हमारे लिए एक ठोस सबूत है कि 8 प्लैनेट्स हैं, वो साइंस हो गया हमारा। पर जो ये प्लैनेट्स हमें इफेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हम पे प्रभाव डाल रहे हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो पर है तो वो फिर भी फिलॉसफी, हमारे एक देखने का नजरिया है जिंदगी को। तो ये लॉजिकल डिसिप्लिन है। लॉजिकल के अंदर ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे होता है कि हर किसी के चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। अगर जिस तरीके से जो मेरी सोच है, वो जरूरी नहीं कि वो आपकी सोच हो। मेरे लिए एजुकेशन सिस्टम अगर कुछ है, तो जरूरी नहीं कि वही एजुकेशन सिस्टम आपके लिए हो। किसी के लिए ये हो सकता है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, पर कोई बोलेगा कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। कोई ये बोलेगा कि आज की जो एनपीई 2020 आया है, उसमें जो रिजिड सिस्टम था साइंस मैथ्स ह्यूमैनिटीज का, वो वैसे ही रहना चाहिए। पर कोई ये चीज बोलता है कि साइंस के साथ अगर बच्चे को म्यूजिक पढ़ना है, तो वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है। तो हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। हर किसी का कोई एक नजरिया नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। फिर लिबरल डिसिप्लिन है कि ये चेंज होता रहेगा। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी की नीड्स, समाज की नीड्स चेंज होंगी, उसी तरीके से हमारा ये डिसिप्लिन भी चेंज होता रहेगा। और फिलॉसफी जो है हमेशा चेंज होती रहेगी, उसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमेशा चेंज होता रहेगा। एंड वाइसा वर्सा, कि अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा, तो लोगों की सोच में भी चेंज आएगा। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब क्या काम है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का? तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया इफेक्ट्स में ही, कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, उद्देश्य देता है कि एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ाना है, दैट इज क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए हमारे एजुकेशन के। तो इनको समझना फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का काम है। इनको समझना, इनको ये देखना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये चेंज हो सकते हैं, क्या इनमें बदलाव आ सकता है, वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का काम है। फिर ये देखना कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके का सब्जेक्ट है, कैसे हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, और किस तरीके से हम ये चीजें लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का काम है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट सही है, क्या वो सब्जेक्ट गलत है, किस तरीके से हमें उस चीज को पढ़ाना चाहिए, क्या उसको लोगों को किस तरीके से हम लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का काम है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें ये बताता है कि टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, उनको ये पता होना चाहिए। और फिर हमें ये भी बताता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा के अंदर कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका सल्यूशन हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, चीजों को देखने का नजरिया, पहले टीचर सेंटर्ड था, तो टीचर सेंटर्ड से हम स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे थे। अब जब हमने एजुकेशन सिस्टम को लर्नर सेंटर्ड, बच्चों के लिए बना दिया है, बच्चे ही खोज करेंगे चीजों की, बच्चे समझेंगे, और टीचर का काम सिर्फ एक गाइड का रह गया है। तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना हमारा फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र का काम है।